नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में आप जानते हैं 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। आरजेडी को निराशा हाथ लगी थी, 0 पर आउट हो गई थी आरजेडी। तो उपचुनाव तक क्या बदल गया है और आरजेडी को कितनी उम्मीदें हैं इस उपचुनाव से, सियासत के तमाम दूसरे सवाल हैं, तमाम दूसरे मसले हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। पूर्व मंत्री और आरजेडी के कद्दावर नेता शिवचंद्र राम जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सर, सिटी पोस्ट में स्वागत है आपका। और क्या बदल गया 2019 से अब तक, और आरजेडी को कितनी उम्मीदें हैं कि उपचुनाव में बाजी मार ले जाएगी आरजेडी? नहीं, चलिए, आपको भी स्वागत है। और अभी का जो उपचुनाव हो रहा है, ये चुनाव में जो अभी हमने भागलपुर से भी लौटा है, नाथनगर का जो मैंने स्थितियां देखी है, ये साफ झलक रहा है कि जिस तरीका के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो नूरी कुश्ती हो रही है, ये कुश्ती का लाभ हमको मिलेगा। और ख़ास करके के लोकसभा का चुनाव से इस उपचुनाव को आप मत देखिए। लोकसभा का चुनाव में जिस तरीका से लोगों को जिस दिग्भ्रमित की गई है, दिग्भ्रमित कर करके लोगों का वोट लेने का काम किया गया है, विधानसभा का चुनाव की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। उपचुनाव में हमारा महागठबंधन है, ये जो हमारा 6 सीट का जो चुनाव हो रहा है, इस सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। और जो हालात अभी देखे गए हैं, जो सुखाड़ जिस क्षेत्र में हुई है, वहाँ के लोगों का हालात जिस तरीका का है, आप उसको भी मुआयना करिए। बाढ़ के क्षेत्र में भी, बाढ़ में जिस तरीका का इन लोगों का जो खेला हुआ है, उसको भी जनता ने, पूरी बिहार की जनता ने इसको देखी है। इस उपचुनाव में शिवचंद्र राम जी की क्या भूमिका है? क्योंकि शिवचंद्र राम जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि शिवचंद्र राम जी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। तो उस बड़ी भूमिका से पहले इस चुनाव में क्या भूमिका है? देखिए, चुनाव में मान के चलिए कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, पार्टी का नेतृत्व है, लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद और तेजस्वी जी का सम्मान हमको हमेशा मिलता रहा है। इसमें तनकोसानी कहीं दो मत की बातें नहीं है। पार्टी भरोसा करती रही है और राष्ट्रीय जनता दल जितना भरोसा करती है, उससे ज़्यादा हम काम भी करते हैं। हम नॉमिनेशन से पहले हम एक बार भागलपुर का दौरा कर चुके हैं और पुनः फिर हमारा दौरा रहेगा। बांका का बेलहर में भी, नाथनगर में भी, दरौदा में भी, किशनगंज में भी हमारा कार्यक्रम होगा और इस तरीका के समस्तीपुर में भी कार्यक्रम हमारा होगा। और ख़ास कर के सबसे ज़्यादा अगर कोई इस एनडीए की सरकार में ठगाया है तो वह दलित समाज के लोग हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के नीचे, महागठबंधन के बैनर के नीचे हमारा ये सवाल होगा आम लोगों के बीच में और ख़ासकर दलित समाज के लोगों के बीच में कि आपकी शक्ति और आपकी ताकत को इस केंद्र और राज्य की सरकार ने छीनने का काम किया है। दलितों के हर जगहों पर किस तरीका से अपमानित करने का काम किया है, इस मुद्दा को लेकर हम तमाम विधानसभा में जाने का काम करेंगे। वो मुद्दा हमारा होगा दलितों के बीच में कि आप जानते हैं आरजेडी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो आरजेडी ने भीषण हार देखी है 2019 के लोकसभा चुनाव में। तमाम तरह के दूसरे चुनौतियां हैं। अपनी पार्टी के कई नेता हमलावर रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं, तो कलह की खबरें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में शिवचंद्र राम जी कितने तैयार हैं? अगर उनको वो बड़ी भूमिका दी जाती है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा इस वक्त में उस जिम्मेवारी को संभालना? और देखिए, जिस तरीका की बातें राजद में है, हमारे यहाँ कोई गुटबंदी नहीं है, हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई बातें नहीं है। सारे नेता अपने अपने काम में लगे हैं और जो एजेंडा राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक न्याय का है, उस एजेंडा पर काम कर रही है। लेकिन आप तो देख लीजिए ना, अभी जेडीयू के नेता को देखिए ना, बोगो सिंह उनके विधायक। सवाल है नहीं, हमारे पार्टी के सवाल करने से पहले उस जेडीयू के नेता पर देखिए कि उसके बोगो सिंह उनके विधायक हैं, बेगूसराय के हैं, उन्होंने क्या सवाल किया। आलोक कुमार है, जो मान के चलिए कि जेडीयू के प्रवक्ता रहे हैं
और अच्छे प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने क्या सवाल उठाया इन पर। भारतीय जनता पार्टी अभी जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अपने केंद्रीय मंत्री पर किस तरीका का चुप्पी का रोक लगाते हैं, क्यों नहीं कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी रावण वध का कार्यक्रम में सब दिन शामिल हुए, उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। अभी जो है कि नॉमिनेशन हुआ है एनडीए का, एनडीए का जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अभी राज्यसभा के लिए जो है नॉमिनेशन दिया है, एक भी उसमें जेडीयू का कोई नेता उसमें शामिल नहीं हुए। तो ये तमाम मुद्दा उनके साथ है। हमारे यहाँ कोई मुद्दा नहीं बनती है, और हमारे यहाँ जो हमारा एजेंडा है, जो खास करके दबे कुचले शोषित पीड़ित, इसकी एजेंडा है, इसको एजेंडा लेकर हम गांव तक जाएंगे। आप, हमारा सवाल ये था कि आप उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए कितने तैयार हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शिवचंद्र राम जी आरजेडी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष अगर शिवचंद्र राम जी होंगे तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए ये जिम्मेवारी निभाना, और उसके लिए शिवचंद्र राम जी कितने तैयार हैं? ये तो समय बताएगा ना। पार्टी अगर हम पर विश्वास करती है तो हम निश्चित रूप से पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे, और जो राष्ट्रीय जनता दल का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को निश्चित रूप से हम जमीन पर लाने का काम करेंगे। और जो संगठन में कहीं भी थोड़ी सी गड़बड़ियां अगर है या कहीं कोई वैसा गड़बड़ियां दिखाई पड़ेगी, उसको चुस्त दुरुस्त करके, और जो हमारी सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी का जो विचार है, उसको जमीन तक उतारने का काम करेंगे, और प्रशिक्षण के माध्यम से उन नौजवानों तक पहुँचाने का काम करेंगे कि इनका इतिहास क्या था, इनकी वाणी क्या थी, इनका विचार और सोच क्या था, उनको हम गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। यूनिवर्सिटी के बच्चों को सेमिनार के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से उस विचार से ओतप्रोत करने का काम करेंगे। और लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा था, जिस लालू प्रसाद यादव जी ने उन जगहों की बात की जहां पर पहले ब्लॉक में कोई नहीं जाता था, अनुमंडल में नहीं जाता था, कोई आवाज उठा के थाना में बात नहीं करता था, उस विचारधारा को भी हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। शिवचंद्र राम जी, आप बार बार महागठबंधन का जिक्र कर रहे हैं कि उपचुनाव में हम महागठबंधन के बैनर तले लड़ रहे हैं, ये बात कितनी सही है? उपचुनाव के कारण ही तो महागठबंधन बिखर गया, आपके सहयोगी दलों के बयान सामने आए हैं, और 2020 से पहले कई सवाल हैं महागठबंधन की। जब हम जिक्र करते हैं तो एक सवाल के साथ कई सवाल सामने आ जाता है। एक तो बिखर गया महागठबंधन 2019-20 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में ही। दूसरी बात है कि कितना आसान होगा फिर इसको समेटना आपके लिए? देखिए, कुछ नहीं, महागठबंधन में कहीं कोई बिखराव नहीं है, कहीं कोई बयान दे रहे हैं, उससे क्या है? आपने देखा नहीं कि सीट के बंटवारा में कैसे हुई और कैसे लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ करके और सारे लोग प्रचार में जा रहे हैं। आप उनसे न पूछिए जिनके लोग जो है कि उससे जिस गठबंधन किए, एनडीए की गठबंधन किए हुए हैं, और उस गठबंधन में लोग एक दूसरे को जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उसकी बात न करिए। हमारे यहाँ कोई आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। हमारी महागठबंधन मजबूत है और सब लोग अपने अपने काम में लगे। हम एनडीए पर भी लौटेंगे, महागठबंधन पर हमारा आखिरी सवाल है आपसे। दो पेचीदगियां हैं शिवचंद्र राम जी महागठबंधन को लेकर, और उससे लगता है कि महागठबंधन का जो कलह है या महागठबंधन का जो झगड़ा है उसको सुलझा लेना आपके लिए आसान नहीं होगा। दो पेचीदगियां ये है, एक तो आरजेडी एकदम घोषणा कर चुकी है अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, अगर मैं सही हूं तो घोषणा कर चुकी है कि तेजस्वी यादव ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। आरजेडी यह भी चाहती है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व करता हो, और यही दोनों मुद्दों पर महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दल सहमत नहीं हैं। कम से कम कांग्रेस और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ये दोनों दल सहमत नहीं हैं। उनको मनाना कितना आसान होगा, कब मना लें? देखिए, सभी लोग मान जाएंगे, सब जगह हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे सीएम कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट रहेंगे, उसमें कहीं से कोई तरह का बातें नहीं है। और महागठबंधन में बैठ के विचार होगी, विचार कर कर सब लोग मान जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों। पहले भी कहते थे कि सीट बंटवारा में अमुक नहीं मानेंगे, बहुत बातें होती थी, अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा ना उपचुनाव में सब लोग जो है कि जहाँ तहाँ अपना जो है कि लेकर के कैंडिडेट रख करके, जो जिसकी भागीदारी जहाँ थी, जिसके जो जहाँ मजबूती मिल रहा था, उस जगह पर मान के चलिए कि उसको हुआ। उसी तरीक़ा से पहले यास लगाया जा रहा था 2019 के चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले, कि महागठबंधन में कैसे लेके चलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या देंगे, जीतन राम मांझी जी को क्या देंगे, मुकेश सहनी जी को क्या देंगे, कांग्रेस को क्या देंगे, राजद क्या लेगी। वो भी पल आपने देखा है।
आने वाला समय विधानसभा का चुनाव है, वो भी पल आप देखिएगा, हम में कहीं कोई खटास नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। चट्टानी एकता के रूप में हमारा महागठबंधन है, और जिसने इस देश को और इस राज्य को ठगने का काम किया है, एक जगह मिलकर हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। रूठे यारों को मना लेगी। बाढ़ पर लौटते हैं, पटना का जो जलजमाव रहा है, इसके बाद हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। बाढ़ को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान सामने आया है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। बाढ़ पटना के जलजमाव में पप्पू यादव की जो भूमिका रही है उसकी तारीफ की है उपेंद्र कुशवाहा ने। आरजेडी इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, संकट के घड़ी में जो लोग भी अगर गरीबों का मदद कर रहा हो, अगर संकट की स्थिति में जब सरकार फेल हो गया हो, और जिसने भी अगर मदद किया हो, वो काफ़ी कहने का खुशी की बात है कि कोई भी लोग संकट के समय में अगर मदद करते हैं तो भाई ये मानना चाहिए कि मेहनत करने वालों की प्रशंसा होनी चाहिए। और उस तरीक़ा से मान लेते हैं कि पप्पू यादव जी ने भी अगर किसी पार्टी अपने पार्टी के बैनर के नीचे हो या कुछ तरीक़ा से हो अपना वो कार्यक्रम को किया है, कर करके अपना जो है कि लोगों की मदद करने का काम अगर किया है, तो ऐसे परिस्थिति में इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीक़ा से माने ट्रैक्टर्स के लेकर के कितने ट्रैक्टर के द्वारा और इसके कार्यकर्ताओं और इसके जो लोग हैं सभी लोगों ने घूम घूम कर करके कार्यक्रम को भी इस बाढ़ के जो कि समस्या के लिए जो है कि बाढ़ से निपटारा के लिए, और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल भी करते रहे, इनके नेता भी करते रहे हैं, कहीं से कोई इस तरीक़ा की बातें नहीं हुई है। और लेकिन इस मामला में पूरे बाढ़ में बिहार की सरकार फेल है। आपदा कहकर लोगों को ठगने का काम इन्होंने किया है, आपदा कहकर लोगों को बलगलाने का काम किया है, और सरकार का एक भी राहत गरीबों तक के और बाढ़ पीड़ित जो लोग हों उनके तक उनका पहुंचा नहीं है। और अभी तक भी पटना दानापुर से लेकर के आपके कंकड़बाग से लेकर के लोग कहते हों जो कि पानी हम निकाल दिए हैं, लेकिन पानी क्या निकला है आज भी जाकर के आप देख लीजिए। आप बगल में अभी जहां आप आए हैं ब्यूर महावीर कॉलोनी की स्थिति आप देखिए, आज भी ठेहुना भर पानी में, इस पर नजर नहीं आ रहा है। इस तरफ इनके पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं, न कोई अभी तक के आया है, न ब्लीचिंग का छिड़काव की बातें हो रही है। तो इसी तरीका से पटना के चारों तरफ आज भी बाढ़ का पानी है, और बाढ़ के विभीषिकाओं में बाढ़ पीड़ित हैं और उनको कोई भी देखने वाला नहीं है। अंतिम सवाल है आपसे हमारा एनडीए को लेकर है। जेडीयू और बीजेपी के बीच जो झगड़ा चल रहा है, आरजेडी उसको किस तरीके से देख रही है? सिर्फ एक झगड़े की तरह देख रही है, फिर उस झगड़े से कोई उम्मीद पाले बैठी है? आरजेडी ऑफर भी देती रही है, कई बार नो एंट्री का बोर्ड भी दिखाया जाता रहा है नीतीश कुमार को लेकर। तो सवाल है कि इस झगड़े को आरजेडी किस तरीके से देख रही है? इसी सवाल में दूसरा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के लिए अभी कोई संभावना बची हुई है महागठबंधन में? हालांकि जेडीयू ये कहती रही है कि भाई हमने कब कहा कि हमको लीजिए, लेकिन आरजेडी का स्टैंड क्या है नीतीश कुमार को लेकर अब, और इस झगड़े के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है तो मैंने आपको तो पहले बताया कि जिस तरीका का नीतीश कुमार जी का शासन व्यवस्था चल रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े भाई के रूप में पूरे केंद्रीय नेतृत्व ये साफ कर दिया है। अगर केंद्रीय नेतृत्व अगर साफ नहीं करता तो संजय पासवान जी ऐसे लोग जो अमित शाह जी के बगल में बैठने वाले नेता ने सीधे कहा है कि मुख्यमंत्री जी अब आपको बहुत हो गया, आपसे बिहार संभलने वाला अब नहीं है, अब आप केंद्र में जाइए और इसको छोड़िए, अब हमारा भारतीय जनता पार्टी को आप मौका दीजिए। और उसी समय से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, और लगातार इसके पर सीपी ठाकुर ने भी कहने का काम किया है, इस पर जो है कि सच्चिदानंद राय जी ने भी उनको कहने का काम किया है, इस पर जो है कि आपको गिरिराज सिंह भी कहने का काम किया है। इस तरीक़ा से लगातार नेताओं की बारी बारी से जो है कि उन पर जो है कि वार शुरू है, और इसको लेकर करके कहीं भी कहने का मतलब दोनों में कहीं अच्छी ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साफ कहा है कि ये सर्कस है, डोल पात लोग खेल रहे हैं, नीति निर्धारण नहीं है। ये डोल पात खेलने से पहले इनको सबसे पहले गरीबों को सेवा करना चाहिए। बाढ़ में जो पटना के लोग डूबे हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। इस राज्य में जहां बाढ़ में, चाहे भागलपुर हो, चाहे वैशाली हो, चाहे बेगूसराय हो, जहां भी हमारे बाढ़ में जो लोग फंसे हैं, डूबे हुए हैं, उनका पहले सेवा होना चाहिए। और साथ साथ सुखाड़ से जो लोग ग्रसित हैं उस किसान की मदद होनी चाहिए। इस पर कोई एजेंडा नहीं, इस पर कोई मीटिंग नहीं, इस पर कोई बहस नहीं, लेकिन बहस सिर्फ ये चलाया जा रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेंगे और जेडीयू क्या करेंगे। ये दोनों को हम लोगों ने देखा है न, दोनों पार्टी का कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। और नीति और सिद्धांत होती तो इतनी बात कहने वाला, जिसको डीएनए खराब कहने वाला पार्टी, पूरे देश के, इस राज्य के पूरे बाल और नाखून कटाकर मोटरी बांध करके जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में दिल्ली में प्रदर्शन करने का काम किया और उसी के गोद में जाके खेला, तो हम क्या समझे भारतीय जनता पार्टी कितने नीतिवान है, हम कैसे समझे कि जेडीयू कितने नीतिवान है। तो ये लोगों का नूरी कुश्ती में हमको कहीं ये नहीं लगता कि कौन किसको छोड़ेगा, कहां जाएगा। ये नूरी कुश्ती इसकी हो रही है। और ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या फायदा है। हम लोग सिर्फ यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको ज्यादा घमंड है कि हम बिहार के विकास किया है, बिहार के लोग हमको चाहता है, हमारी कृपा से भारतीय जनता पार्टी जीती है, या हमारी कृपा से जो है 15 में राजद जीती है। तो आप अपनी औकात आजमा लीजिए और आप अकेले चुनाव लड़ लीजिए। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ दे, राजद अकेले चुनाव लड़ जाए, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये काम तो करके दिखाइए। तो शिवचंद्र राम जी हैं, अपने अंदाज में बयान दे रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए और नीतीश कुमार को चैलेंज भी दे रहे हैं कि आप अकेले चुनाव लड़ लीजिए, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ ले और आरजेडी अकेले चुनाव लड़ लेगी, आपको अपनी राजनीतिक हैसियत का पता हो जाएगा। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।